33% महिलांना आरक्षण देणारा विधेयक आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून देशाच्या राजधानीतलं राजकीय वातावरण सध्या चांगलंच तापलंय। सरकार जनगणना टाळत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केल्यानंतर देशात लवकरच जातीनिहाय जनगणना होईल असं अमित शहांनी स्पष्ट केलंय। तसंच 2029 पर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकांसाठी हे विधेयक लागू होणार नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी स्पष्ट केलं। तर महिला आरक्षण विधेयकाला आमचा विरोध नाही, मात्र महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून केलं जाणारं लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला आमचा विरोध आहे असा आक्षेप विरोधकांनी घेतलाय। तसंच विधेयकाच्या टायमिंगवरूनही विरोधक आक्रमक झाले। पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांमुळेच हे नाटक सुरू आहे असा आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेने केलाय। पुनर्रचना विधेयकामुळे खासदारांची संख्या वाढून ती जास्तीत जास्त 850 होणार आहे। तर 3 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात ही विधेयकं मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे। घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमताची गरज आहे। लोकसभेचं संख्याबळ पाहता सरकारसाठी हे तितकंसं सोपं नाही, त्यामुळे नेमकं काय घडतंय पाहणं महत्त्वाचं आहे। तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं है। तर हे महिला आरक्षणाचं गणित नेमकं कसं असेल? समजा 100 जागा आहेत आणि महिलांना 33% आरक्षण द्यायचे, तर 50% जागांची वाढ करावी लागेल। 100 अधिक 50 150 होतात। महिलांसाठी राखीव असतील 50, खुल्या जागा असतील 100। 544 जागांसाठी काय मग गणित असेल? महिलांना 33% आरक्षण द्यायचे, तर 50% जागांची वाढ करावी लागेल। 544 अधिक 272 816 जागा होतात। मग महिलांसाठी राखीव जागांची संख्या होईल 272 आणि खुल्या जागा असतील 544। तर महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी थेट इशारा दिलाय, मात्र त्यावर काँग्रेसच्या प्रियंका गांधींनी पलटवार केलेला आहे। बघूया। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था। तर पंतप्रधान मोदींच्या निवेदनावर भाष्य करताना भाजपकडून महिला आरक्षणाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आलाय। देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हुए? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है
किसी की मेहरबानी नहीं, और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। तर महिला आरक्षणाचं क्रेडिट विरोधकांनी घ्यावं पण विरोध करू नये असा टोला मोदींनी लगावला, ज्यावरून प्रियंका गांधींनी मोदींवर जोरदार निशाणा साधलाय। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए। तर महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना विधेयकावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलं। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? बंगाल में हो सकता है, मद्रास डीएमके तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है। पैरों तले मिट्टी हिल रही होगी, जमीन। अभी क्या करे, कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। करो आरक्षण का बिल, अभी पास कर देते, छोड़ दो डिलिमिटेशन का बिल। आता मात्र जे विधेयक आणलंय ते महिला विधेयकाच्या आडून एक वेगळा कावा तर खेळला जात नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो। नारी शक्ती वंदन विधेयक जे आपण 2023 मध्ये पारित केलं, त्याच वेळी त्यामध्ये फक्त सेन्सस, पॉप्युलेशन सेन्ससचा जर एक मुद्दा बाजूला गेला असता, डिलिमिटेशनचा मुद्दा बाजूला गेला असता, तर 2024 मध्येच हे विधेयक लागू करता आलं असतं आणि आता ही चर्चा करण्याची आवश्यकता भासली नसती। उलट 33% महिला भगिनी या संसदेचा भाग असल्या असत्या। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। तर ज्यावरून दिल्लीतलं राजकीय वातावरण अक्षरशः ढवळून निघाले ते नारी शक्ती वंदन अधिनियमन विधेयक काय आहे नेमकं बघूया। हे विधेयक मंजूर झालं तर काय होणार आहे, नेमकं काय आहे विधेयक? लोकसभा विधानसभेत 33% महिला आरक्षण लागू होणार आहे। विधेयक मंजूर झाल्यास मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया झाल्यावर महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव असतील। लोकसभेतल्या जागा 543 वरून 850 वर जातील। महिलांसाठी सुमारे 260 जागा ते 272 या घरात तो आकडा असेल, त्या राखीव असतील। जागांचं रोटेशन होईल। आरक्षणाची मुदत 15 वर्ष असेल। वाढतं शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतले असमतोल लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात येईल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।